हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकिब सिद्दीकी है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला चैप्टर आपका है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चैप्टर है आपका गॉस थ्योरम, तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्थ चैप्टर आपका है कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के नाम के बारे में, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रीक मेथोडोलॉजी में इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि हम लोग जो भी स्टडी या जो भी एनालिसिस करने वाले हैं वो चार्जेस के रेस्ट पे होने पे करने वाले हैं। अब बात आती है व्हाट आर चार्जेस। करीब 2000 साल पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये पता करने की कोशिश किया कि जब दो चीज़ें आपस में रब करी जाती हैं तो होता क्या है एक्चुअल में। तो उस वक्त जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उस वक्त के लोगों के पास, जैसे कि आपका एबोनाइट रॉड, आपका कैट स्किन, आपका वुड, आपका सिल्क, आपका फर, तो इससे ये पता चला कि जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक रिजल्ट ये निकाला गया कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। And obviously we all know that in chemistry the body which loses the electron acquires a positive charge and the body which gains the electron acquires the negative charge। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि charge is the physical property of the matter which causes it to experience a force of attraction or force of repulsion when it is kept in a electromagnetic field। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज होता क्या है एक्चुअल में। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि दोनों चार्ज पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, दैट मींस कि बोथ चार्ज हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs in every of them, in each of them. There are three basic properties of charges. First property is quantization of charge, that means कि charge is quantized. Second property is conservation of charge, that means कि charge is always conserved in an isolated system. And third property is charge is invariance nature या invariance nature of charge. पहली property हम लोग पढ़ेंगे quantization of charge. If you assume that charge is represented by the letter Q and charge is equal to n times the charge on electron. अगर बात करें n, so this is your natural number, that means it will be 1, 2, 3 and so on, and E is the magnitude of charge on electron, that means we already knew that 1.6 into 10 to the power minus 90। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि जो भी चार्ज पाया जाएगा वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा, देयर विल बी नो फ्रैक्शन ऑफ दैट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर बात आती है कि क्या चार्ज इसके फ्रैक्शन में पाया जाता है। तो इसके लिए भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था किसी साइंटिस्ट ने, उसमें ये जिक्र हुआ था क्वार्क्स का। अब जानते हैं हम लोग क्वार्क्स क्या होते हैं। क्वार्क्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ। There are basically two type of quarks, up quarks, down quarks. Up quark is represented as 2.3 times of electron and down quark is represented as 1.3 times of electron. Now इनके एंटी भी पाए जाते हैं, दैट मीन्स इनकी अपोजिट पोलैरिटी के भी क्वार्क्स पाए जाते हैं, जिसे एंटी अप क्वार्क कहते हैं। एंटी अप और एक आता है एंटी डाउन क्वार्क। एंटी अप क्वार्क होता है -2.3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी डाउन क्वार्क होता है 1.3 टाइम्स। ठीक है, इसे जरा आप लोग नोट कर लें, पॉज कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोटॉन मेड अप ऑफ। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स and 1 down quarks। देखते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स E। फिर बात आती है व्हाट इज न्यूट्रॉन मेड अप ऑफ। यहां से दिखता है कि 1 डाउन को
1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क. This is equal to 2/3e minus 1/3e and minus 1/3e. That means it gives the resultant as 0. कितना आप लोग नोट कर लें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इट कैन बी डिफाइंड एज दैट चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. That means कि that is the lowest magnitude of charge. Okay. Now second property of charge is conservation of charge. Conservation of charge. This property can be understood by the fact that net charge in an isolated system is always constant. जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और दूसरी बॉडी थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ओवरऑल नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इसको हम लोग समझते हैं एक आपका न्यूक्लियर फिनोमेना है, जो कि शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो आप लोगों ने क्लास 11th में, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं कि जब एक हाईली एनर्जेटिक गामा पार्टिकल, व्हेन अ हाईली एनर्जेटिक गामा पार्टिकल स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस of a heavy metal. Heavy metal, that means those type of metals which are having a higher atomic masses. Say for example your uranium, your plutonium, thorium and etc. So it splits into 2 parts, first one and second one. This is your positron and this is your electron. Here you can also see that net charge of the system is always 0. Reverse is also possible. That means when one electron and one positron come close to each other, they give the production of 2 gamma ray photons. Okay? अभी आप लोग आगे ये भी पढ़ोगे कि how energy is getting converted into mass and how mass is getting converted into energy. क्योंकि ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, इन दोनों के पास अपना एक डेफिनेट मास भी होता है. उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इनवेरियंस. अब ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से हटके टॉपिक है कि नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नेचर का, तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ हो गया आपका, लेंथ, आपका मास और टाइम. ये तीनों नॉर्मली तो वेरी नहीं करते नॉर्मल सिचुएशन में. इवन जब ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव भी कर रहे हो तो इनके मास में, किसी ऑब्जेक्ट के मास में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को यही बताया गया है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. लेकिन बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड्स विच आर इन कंपैरेबल नेचर ऑफ लाइट, दैट मीन्स कि those type of speed of any object or of any body which can move in a fractional speed of light. जैसे कि लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में कुछ वैल्यू हो, जैसे कि कोई भी ट्रेन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो लाइट की स्पीड के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो वहाँ पे आपको ना लेंथ में डायलेशन दिखेगा, ना मास में, टाइम में. लेकिन एक रिलेशन दिया, दिस रिलेशन वाज गिवन बाय लॉरेंस. It was m0, m is equal to m0 upon √1 minus v square upon c square. V is the velocity of the object and m0 is the rest mass and it is the mass at particular velocity. ये rest mass है जो rest position पे मेजर किया गया. तो ये तो चार्ज के साथ बताना ये चाह रहा हूँ कि चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता. अगर जो रेस्ट पे चार्ज q0 है तो चाहे जितनी वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा हो, इवन लाइट की वेलोसिटी से भी वो मूव कर रहा है, तो भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में देयर विल बी नो चेंज. तो इसको आप लोग नोट कर लें. अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे. कूलम्ब्स लॉ एक बहुत ही बेसिक लॉ है जिसमें हमें यह बताया गया है कि व्हेन 2 चार्जेस व्हिच आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर in a definite medium, then those charges will apply a force on each of them. मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. अब that force may be repulsive or that force may be attractive. That will be decided when the
polarities of these two charges will be decided. And as you all know the basic principle ki positive charges repel, negative charges repel, and negative attract. That means कि same charges repel each other and different charges attract each other. ये तो basic चीज़ है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी दो चार्जेस को एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रखा जाएगा, उनके बीच में कोई मीडियम होगा, तो दे विल अप्लाई अ फोर्स. मतलब ये वाला इस पे अप्लाई करेगा, ये वाला इस पे अप्लाई करेगा. अब ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इनकी पोलैरिटीज को जानने के बाद ही हम कह पाएंगे, लेकिन देयर विल बी अ फोर्स. फिर बात आती है कि दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब एक चीज देखिए कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम इनके बीच का फोर्स होगा, और जितना ही ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा. अब यहाँ पे डिस्टेंस में जानने वाली बात यह है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि द होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. इस चीज को आप लोग क्लास 11 से भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे हम लोग देखते थे सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास में ये अज्यूम करते थे कि द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. उसी तरह से इन द सेम वे वी अज्यूम दैट द होल चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी lies at the center of the body. That is why the distance is taken from the center of the bodies. तो इसको हमने कंबाइन किया, F is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. और जब proportionality का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है. अब बात आती है यहाँ पे कि ये कांस्टेंट है क्या. That constant is equals to 1/4 pi epsilon, and epsilon is your permittivity. What? Permittivity. अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उनके मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है उनके डिस्टेंस के. लेकिन एक तीसरी ऐसी चीज़ है जो कि इनके बीच के फोर्स को चेंज कर सकती है. जैसे कि अगर बात करें कि ये दो मार्कर्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है, इनके ऊपर Q1 है, इनके ऊपर Q2 है. अब ये they will definitely apply a force on each other, and depending upon the polarity we can decide that whether the force is positive or whether the force is attractive or repulsive. अब आप इमेजिन करिए कि इन दोनों को, अभी इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है. इन दोनों के बीच का मीडियम है एयर. अभी इनके बीच में क्या है, हवा है. अगर हम इन दोनों को पानी के अंदर डाल दें तो डेफिनेटली इनके बीच का मीडियम चेंज हो जाएगा, और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आ जाएगा. ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे उस मीडियम को. तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कहीं ना कहीं उनके बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है. यही है हमारी परमिटिविटी. तो दो तरह की और परमिटिविटीज होती हैं. एक होती है आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एक होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी. और इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. के में जब रखेंगे तो के इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. और एक चीज होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर ये 1 के बराबर होती है. तो यहाँ से हमारा के किसके बराबर हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम इनवर्स. ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें, इट्स ऑल अबाउट. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है. F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन. ये चीज़ समझ में आ गई, इसे नोट कर लें आप लोग. अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ये ले सकते हो कि दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस. ठीक है, नोट करिए इसे. अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म.
अब अगर हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब अभी तो हम लोग केवल चार्जेस की मैग्नीट्यूड ले रहे थे, लेकिन अब इनका हम डायरेक्शन भी अगर कंसीडर करते हैं तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक Q1 मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव पोलैरिटी का एक Q1 चार्ज यहाँ रखा है और एक पॉजिटिव पोलैरिटी का Q2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पे एक फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स विल बी फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और सेकंड चार्ज फर्स्ट वाले पे एक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर आपका r2 है। तो अगर हम F12 की बात करें, दिस इज योर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अगर हम F12 की बात करें तो दैट विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r square, and this could be multiplied, this can be multiplied by unit vector r12. It is giving the direction. Okay. अब हम लोग बात करें, अगर थोड़ा सा बेसिक की बात करें यूनिट वेक्टर्स की, तो अगर हम लोग r12 की बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो r12 हमारा किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r1। और r21 की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दीज बोथ वेक्टर्स आर जस्ट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, बस डायरेक्शन इनका अलग अलग हो रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन क्या है, r12 इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ r21, ठीक है। अब बात आती है यूनिट वेक्टर की। हमारा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, और अगर किसी वेक्टर को हमें फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, देन यू हैव टू सिंपली राइट दैट यूनिट वेक्टर एंड डिवाइड बाय द मॉड ऑफ दैट वेक्टर। अब एक बात और याद करने वाली यहां पे है कि मॉड ऑफ r12 and mod of r21 is always equal and that is equal to r, क्योंकि डायरेक्शन भले ही डिफरेंट हो, यहां से यहां तक जाएंगे तो भी वही डिस्टेंस होगी और यहां से यहां तक आएंगे तो भी वही डिस्टेंस होगी। इस चीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो अब अगर हम इस F12 को अगर हम देखना चाहें यहां से, तो F12 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 अपॉन मॉड ऑफ r12। और हमें अच्छी तरह से पता है कि मॉड ऑफ r12 हमारा r के बराबर, तो ये r क्यूब हो जाएगा। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो गई कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द r12 वेक्टर। इसे आप लोग नोट कर लें। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू r12 वेक्टर। अब बात करेंगे F21 वेक्टर की, मतलब फोर्स ऑन अ सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर r21 वुड बी वेक्टर r21 अपॉन मॉड ऑफ r21। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें F21 क्या मिलेगा, F21 हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दी r21 अपॉन मॉड ऑफ r21। और एक चीज हमें क्लियर पता है कि मॉड ऑफ r12 या मॉड ऑफ r21 ये r के बराबर होता है, तो यहाँ वाला r यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगी F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r क्यूब इंटू r21, ठीक है। अब हमारे पास F12 ये है और F21 ये है। इनका ये पूरा पार्ट तो सेम है एकदम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे भी सेम है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। बस फर्क कहाँ पे है कि ये लगा हुआ है r12 वेक्टर और ये क्या है r21 वेक्टर। और हमें अच्छी तरह से पता है कि सिंस r12 इज जस्ट नेगेटिव ऑफ r21, यहाँ से एक चीज प्रूफ होती है कि f12 इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ f21। यहाँ से ये चीज प्रूफ है। इट वॉज ऑल अबाउट योर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके।